Assalamualaikum viewers and welcome to another episode of the Continence Care Desk. ये एपिसोड बेसिकली क्लिनिकल हार्ट होगा हमारे इस प्लेटफॉर्म का, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स और स्पेसिफिकली ओवर एक्टिव ब्लीडर पेशेंट के अंदर किस तरह डेवलप होता है और डेली लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है। इसी के रिगार्ड में हम आज बात करेंगे कि ऐसी मेडिकल ऑप्शंस या मेडिसिन रिलेटेड ऑप्शंस क्या हैं जो पेशेंट्स के अंदर प्रिस्क्राइब की जा सकती हैं, जिससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर हो और उनके ओवर एक्टिव ब्लीडर के रिलेटेड सिम्टम्स भी बेहतर तौर पे रिजॉल्व हो सकें। सो इसी चीज़ पर डिस्कस करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर अख्तर मलिक ने, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं इन यूरोलॉजी इब्न सीना हॉस्पिटल। ओके सो व्यूअर्स, हम अपना पॉडकास्ट का आज की एपिसोड का आगाज़ करते हैं और इनिशिएट हम लेंगे डॉक्टर अख्तर मलिक से। अच्छा सर, आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि ओवर एक्टिव ब्लीडर के साथ जब एक पेशेंट हमारे क्लिनिक में प्रेजेंट होता है, किन बेसिस के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि हमने उसे फार्माकोथेरेपी ऑप्शंस की तरफ लेके जाना है, मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाना है, और किस ट्रीटमेंट से हम इनिशिएट लेते हैं और किन पैरामीटर्स के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि हमारी जो फार्माकोथेरेपी ऑप्शंस हैं वो क्या होनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपका जहाँ तक क्वेश्चन है ओवर एक्टिव ब्लैडर का, तो ओवर एक्टिव ब्लैडर बेसिकली सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि कब हम कहते हैं कि ओवर एक्टिव ब्लैडर है पेशेंट को। इसके कुछ सिम्टम्स हैं, लाइक पेशेंट को शदीद किस्म की ख्वाहिश होती है, अर्ज होती है कि वो यूरिनेट करे और वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। तो जब हम एक नॉर्मली ये होता है कि पेशेंट को अगर कोई अर्ज होती है और वो उसको कंट्रोल कर लेता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, ये हमारा नॉर्मल कंट्रोल है। बट जब हम कहते हैं कि अर्जेंसी, तो अर्जेंसी का मतलब ये है कि पेशेंट कंट्रोल नहीं कर पा रहा और उसको सीवियर अर्ज हो रही है और उसके अपने बस में नहीं है कि वो उसको कंट्रोल कर सके। इसके साथ पेशेंट को फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी हम तब लेबल करते हैं कि जब पेशेंट दिन में 8 मरतबा से ज़्यादा यूरिन पास कर रहा होता है। और एक जो नेक्स्ट सिम्टम जो इसके साथ है वो है नॉक्चूरिया। नॉक्चूरिया हम कहते हैं कि जब रात को पेशेंट को उठना पड़ रहा है यूरिन के लिए, वो पेशेंट जो रात को 2 मरतबा से ज़्यादा उठ रहे हैं, तो हम इसको लेबल करेंगे वो नॉक्चूरिया है। और लास्टली इसमें एक और जो सिम्टम है वो है अर्ज इनकॉन्टिनेंस। उसका मतलब ये है कि पेशेंट को जब ख्वाहिश होती है कि वो यूरिन पास करे और उसके अराउंड कोई जगह नहीं है कि पास कर पाए, तो उस दौरान वॉशरूम तक इवन जाते जाते वो लीक हो जाए, तो ये अर्ज इनकॉन्टिनेंस में आता है। ये तो है जनरली कि ओवर एक्टिव कब हम कहते हैं। फिर हम जब इसकी मैनेजमेंट की तरफ आते हैं तो पेशेंट को हम 3 लाइन पर ट्रीट करते हैं। उनमें उसकी बिहेवियरल थेरेपी है, और सेकंड पे हम फार्माकोलॉजिकल उसका ट्रीटमेंट करते हैं जो सेकंड लाइन ट्रीटमेंट है, और थर्ड लाइन ट्रीटमेंट जो है वो एडवांस ट्रीटमेंट है। उसमें सैक्रल न्यूरोमोडुलेटर्स हैं, इसके अलावा टिबियल नर्व की स्टिमुलेशन करते हैं। तो जो इनिशियल है वो पेशेंट को हम ट्रेन करेंगे, उसकी बिहेवियरल थेरेपी है, उसमें उसकी डाइटरी उसका इनटेक है, उसको हम वाइडिंग के लिए बताएंगे किस तरह से वो वाइड करता है। इस ट्रायल को हम लेके चलते हैं हम 4 to 8 वीक्स के लिए। अगर पेशेंट इसको रिस्पॉन्स नहीं करता, देन वी हैव टू शिफ्ट टुवर्ड्स द फार्माकोथेरेपी। जब हम फार्माकोथेरेपी की तरफ आते हैं तो हमारे पास 2 मेजर जो है ड्रग्स हैं, उसमें एंटीमस्कोरेनिक्स हैं और हमारे पास बीटा 3 एगोनिस्ट्स हैं। एंटीमस्कोरेनिक्स जो है वो बड़ी देर तक बहुत अच्छी ड्रग रही हैं, हमने यूज़ किया है, और उसके अंदर लेकिन प्रॉब्लम जो है वो यही है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। उसके अंदर यूजुअली जब पेशेंट एंटीमस्कोरेनिक्स को टॉलरेट नहीं करता तो फिर हम उसमें शिफ्ट होते हैं, और वो जो ड्रग है उसके मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स हैं। उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें याद रखनी है वो ये है कि अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन है तो उसमें बड़ा हमें एहतियात से उसको मैनेज करना होगा। तो ये बेसिकली हमारा एक अप्रोच होती है टुवर्ड्स द पेशेंट जो हमारे पास ओवर एक्टिव ब्लैडर के साथ है।
सर अभी जैसे आपने कहा कि एंटी मस्करेनिक्स के साथ कुछ इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं क्लिनिकली जो हमें फ़ोकस भी रखने पड़ते हैं, बल्कि कुछ पेशेंट्स के लिए वो काबिल बर्दाश्त नहीं होते, जिसकी वजह से हम बीटा 3 की तरफ मूव करते हैं मोस्टली। लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिसके साथ हम लोगों को फ़ोकस रखना पड़ता है कि पेशेंट किसी साइड इफ़ेक्ट की वजह से कोई हार्म ना फेस कर पाए। मेरा ये आपसे क्वेश्चन है कि ऐसा और क्या फैक्टर है जिसकी वजह से ज़रूरत बन जाती है कि एंटी मस्करेनिक्स से इवन अगर रिजल्ट्स भी आ रहे हैं तो पेशेंट को शिफ्ट करवाना पड़ता है टुवर्ड बीटा 3 एगोनिस्ट? जी, आपने जैसे पूछा है कि एंटी मस्कुलिनिक से शिफ्ट कब करेंगे, तो एंटी मस्कुलिनिक यूजुअली जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इसमें जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं लाइक ये ड्राई माउथ करता है और ये आपको कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम होते हैं, ड्राई आइज़ का इश्यूज़ होता है, इसके अलावा कॉग्निटिव इश्यूज़ होते हैं। तो वो पेशेंट जो इस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पाते, मतलब पेशेंट है उसको ऑलरेडी पहले ओवर एक्टिव ब्लैडर का इशू है, वो बार बार वॉशरूम जा रहा है, उसके बाद फिर उसको प्यास लग रही है, उसका मुंह बार बार खुश्क हो रहा है, फिर वो पानी पी रहा है, फिर पानी पीता है, फिर उसका जो है यूरिनेशन के प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमें जब पेशेंट इसको टॉलरेट नहीं कर पाते तो वो हमें शिफ्ट करना होता है टुवर्ड्स द अदर ग्रुप। लेकिन इसमें जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कुछ पेशेंट के अंदर जब हम लॉन्ग टर्म इसका यूज़ करते हैं तो वो लोग क्रॉनिक उनको रेजिडुअल यूरिन जो है उसका इनकम्प्लीट एम्प्टिंग हम उसे कहते हैं कि क्रॉनिक इनकम्प्लीट एम्प्टिंग उसकी होती है। मीन्स ये है कि पेशेंट ज़्यादा देर इस ड्रग को जब यूज़ करता है तो वो अपना मसाना खाली नहीं कर पाता, तो उसकी वजह से जो है पेशेंट को है एक और एडिशनल प्रॉब्लम है, एडिशनल डिस्कम्फर्ट है। तो जब ये सारी सिम्टम्स हमें मिल रही होती हैं, ये सारे प्रॉब्लम के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है तो हम शिफ्ट करते हैं उसको टुवर्ड्स द बीटा 3 एगोनिस्ट। तो दीज आर द मेजर जो है हमारे पास जो इंडिकेशन है जिसकी वजह से हम उसको शिफ्ट करते हैं। जैसे फार्माकोथेरेपी ऑप्शंस के ऊपर जो हमें इंसाइट्स मिली हैं आपसे डिस्कस करके, दे वर वेरी थॉटफुल। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, बल्कि हमारे एचसीपीज़ के लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब हम बीटा 3 एगोनिस्ट की तरफ पेशेंट को शिफ्ट करवाते हैं तो हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थेरेपी से, किस तरह थेरेपी स्टार्ट करवाई जाती है और कंटिन्यू अगर लॉन्ग टर्म में करवानी हुई इवन शॉर्ट टर्म में भी तो पेशेंट में इसके थेरेपी को हम कंटिन्यू किस तरह करवाते हैं, और अगर फिर डोज़ अगर छुड़वानी हो आपने पेशेंट के अंदर तो वो प्रोटोकॉल किस तरह फॉलो किया जाता है? जी, आपने सवाल किया कि हम इसके डोजेज शेड्यूल क्या होगा हमारा और किस तरह से हम इसको मैनेज कर सकते हैं, हम पेशेंट को कैसे इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट सा आपका ये क्वेश्चन है, क्योंकि देखें जो हमारे डॉक्टर्स हजरात हैं, जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, उन लोगों के लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि आप ऑलवेज स्टार्ट बीटा 3 एगोनिस्ट। मेरा बैकग्राउंड इसको आपने लो डोज से स्टार्ट करना है, जो कि हमारे पास इनिशियली जो हमारे पास डोज आ रही है वो 25 मिलीग्राम के साथ आती है। और हम इसको और दूसरा उनको ये बताना है कि पेशेंट का जो रिस्पांस आएगा वो 4 to 8 वीक्स में आएगा। तो ये भी है कि हमने इनिशियली ये नहीं जंप करना कि एक दिन पेशेंट ये ड्रग को स्टार्ट करता है और अगले दिन से वो बेहतर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पेशेंट का जो रिस्पांस आएगा वो 4 to 8 वीक्स में आएगा और हम स्टार्ट करेंगे विद 25 मिलीग्राम के साथ। और जैसे हम पेशेंट के रिस्पांस के मुताबिक हम असेस करेंगे कि क्या अगर उसको बेहतर हो रहा है तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, अगर वो इम्प्रूव नहीं कर रहा तो फिर हम इसको शिफ्ट ओवर करेंगे, इसकी डोज बढ़ाएंगे विद 50 मिलीग्राम के साथ। सर जैसे आपने बताया कि बीटा 3 एगोनिस्ट जब हम पेशेंट को स्टार्ट करवाते हैं तो ऑलमोस्ट 4 to 8 वीक्स लगते हैं कि पेशेंट पे उसका रिस्पांस आना शुरू हो और वो थेरेपी के साथ एडहेयर कर जाए। सो अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको अलोन थेरेपी या बीटा 3 एगोनिस्ट अलोन यूज़ करने से उतनी एफिकेसी नहीं आ रही जितनी आनी चाहिए सिम्टम्स वाइज, तो फिर हमारी क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन होती है? जी, मैं कहूँगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है, क्योंकि देखें जब हम कोई भी मेडिकेशन पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, लाइक हमने एंटी मस्कुलिनिक पे रखा, फिर पेशेंट उससे साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो गए, फिर उसके बाद हम उसको बीटा 3 पे लेके आते हैं, फिर उसको भी वो बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं कर रहा होता। तो
उस वक्त एक फ्रस्ट्रेशन का आलम होता है कि पेशेंट कहता है कि मैं सारी मेडिसिन भी ले रहा हूँ और ऑब्वियसली जो इससे जो थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो उसमें इन्वेजन ज़्यादा है, इन्वेसिव ट्रीटमेंट है और हर बंदे की अप्रोच में नहीं है। तो अभी जो जब हम समझते हैं कि अभी हमने पहले एंटीमस्कुलिनिक पे रहे, फिर हम उस पर बीटा 3 पे गए, तो अगर ये दोनों सेपरेटली नहीं काम करते तो फिर इसका अगला स्टेप जो होता है वो हम इसको इन एक कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। बट जो इम्पोर्टेंट ये है कि इसकी डोज दोनों की हमें लो डोज में जाना है। मींस के बीटा 3 को भी हम 25 मिलीग्राम पे रखेंगे और जो हमारे पास एंटीमस्कुलिनिक्स हैं उनकी भी जो लोएस्ट डोज है, फिर हम उसके ऊपर हम दोनों के कॉम्बिनेशन में उसको शुरू करेंगे और हम वेट करेंगे उसके रिस्पॉन्स को। सो आज के इस डिस्कशन से हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि राइट चॉइस ऑफ ड्रग पेशेंट के सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।